नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्क्वाड में आज हम चर्चा करेंगे आरएस के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होता है हमारे जो हम मार्क्स गेन करते हैं मेंस के अंदर, उनके अंदर और सिलेक्शन के अंदर। ये पेपर है हमारे पास अपने जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज पेपर है। इसमें आपके पास जो हिंदी है वो 120 मार्क्स की हिंदी और 80 मार्क्स का जो पेपर है वो इंग्लिश का होता है। टोटल 200 मार्क्स है। तो हमें इस पेपर के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर गेन करके हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं मेंस के अंदर। और अदर पेपर में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उनके अंदर जो हमारे जो मार्क्स का जो मार्जिन है उसको हम यहाँ पर कई बार अच्छे तरीके से हम उस मार्जिन को हम अच्छे से गेन कर सकते हैं, जिससे हमारे को अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो सामान्य हिंदी की जो हमारे पास सिलेबस दी हुई है यहाँ पे, उसमें कुल अंक 120 है। तो देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। फर्स्ट पार्ट आपके पास जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो है 50 नंबर का। तो सबसे पहले हम जब ग्रामर वाले पोर्शन की बात करें तो आप देखिए सिलेबस में कि यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद। तो सवाल आप जब ओल्ड पेपर्स वगैरह देखेंगे तो आपको सवाल इस तरह से मिलेंगे, बिल्कुल जैसे अपने 10th क्लास में जो राजस्थान बोर्ड के या इस तरह के जो पेपर होते हैं उसमें जो सवाल आते थे वैसे ही सवाल होते हैं। आपको सामने एक संधि का एक विग्रह दे दिया जाएगा और सामने उसकी संधि करवाई जाएगी, या आपको कोई पूरा शब्द दिया जाएगा जिसका विग्रह करवाया जाएगा। तो इस तरीके से अपन को इन चीज़ों को तैयार करना है। एग्जाम्पल्स आप अच्छे से तैयार करें, अपवादों पर अधिक फोकस करें, क्योंकि अधिकतर सवाल अपवादों पर ही पूछे गए हैं। स्वर संधि के और व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के जो भी अपवाद हैं उनको अच्छे से देख के जाएं। अभी तक तो प्रत्येक किसी भी सवाल के अंदर संधि का नाम नहीं पूछा गया है, इसलिए संधि के नाम पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश नहीं करनी है। हमें उसका विग्रह और संधि वो हमें पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पेपर से हम देख सकते हैं। इसके अलावा उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है और प्रत्यय, ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अधिकतर सवाल इस तरह से आते हैं कि उपसर्ग तो अलग करवाता है और मूल शब्द को, और प्रत्यय में भी मूल शब्द और प्रत्यय अलग करवा लेता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि उपसर्ग को और प्रत्यय को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लस लगाकर या धन लगाकर हमें अलग करके दिखाना है, ताकि स्पष्टतः उसको हमारा जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो हमें अच्छे से दिखे। इसके अलावा हमारे पास जो अदर जो टॉपिक्स हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश, ये जो चारों पांचों टॉपिक हैं ये हैं हमारे पास याद करने के। तो इन्हें हमें लर्न करना है अच्छे तरीके से। जितना हमारे पास कंटेंट आपके पास उपलब्ध है, कंटेंट के लिए हम कोशिश ये कर सकते हैं ग्रामर पोर्शन के लिए, एक तो राजस्थान बोर्ड की हमारे पास नवीन हिंदी व्याकरण आती है 9 से लेकर 12 तक की, उसको आप 100% याद करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो भी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे राघव प्रकाश वगैरह है, तो इनको आप अच्छे से जितना ये हो सके, राघव प्रकाश का कंटेंट जितना हो सके किताब का, उतना कंटेंट आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये याद करने से ही होंगे। पर्यायवाची जैसे आपसे किसी शब्द के 2-2 पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, तो कौन से शब्द के पूछ सकता है वो आपको याद करके ही लिखने पड़ेंगे। विलोम शब्द है, शब्द युग्म है और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। इनका एक तरीका हम इस तरीके से भी अपना सकते हैं कि हम बुक के अंदर जितने दिए हुए हैं जिस पेज पर, उन सबको अपन एक बार याद करते रहें। हम 3 या 4 राउंड कर लेते हैं, 3 या 4 राउंड कर लेते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास कुछ एक शब्द बचते हैं। जैसे हमारे पास 500 शब्द है तो 500 में से हमारे पास 40 शब्द ऐसे बचेंगे जो हमें याद नहीं रहते हैं। उनको आप अलग पेज पर लिख लें और उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। हम करते ये हैं कि हम बार बार उन्हीं जो 500 शब्द हैं हर बार उन्हीं को रिवाइज करते हैं और हमेशा ये 40 शब्द हमारे पास छूट जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उन शब्दों को छांटें जो हमें याद नहीं हो रहे हैं। जो याद हो चुके हैं उनको तो रिवीजन करने पर वो दोबारा से याद हो भी जाएंगे, और जो शब्द याद नहीं हो रहे हैं उनको आप अलग अलग, जैसे एक शब्द युग्म का पेज बना लिया तो शब्द युग्म के उस पेज पर आप सारी चीज़ें लिख सकते हो जितने शब्द युग्म आपको याद नहीं हो रहे हैं। ऐसे एक विलोम शब्द का पेज बना लिया, एक आपने बना लिया पर्यायवाची का, एक बना लिया आपने कोई वाक्यांश के एक शब्द का बना लिया। तो वो सारे आप एक जगह लिख दोगे तो एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप उनको एक बार लर्न करके जाओगे, एक बार देख के चले जाओगे, तो कई बार यदि उनमें से कोई सवाल फंसता है तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा हम चलते हैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। देखिए, ये जो हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वहाँ सोल्व कर लेंगे। कई तरह की शुद्धियाँ उसमें होती है, कई बार मात्रा की शुद्धि होती है, कई बार वर्तनी शुद्धि होती है। इसके अलावा भी जो वाक्य शुद्धि है उसके अंदर सेंटेंस फॉर्मिंग के अंदर कई बार अशुद्धियाँ दी जाती है। तो हमें छांटकर हम प्रैक्टिस के माध्यम से इन सवालों को सही से कर सकते हैं। शब्द शुद्धि के अंदर फेमस शब्द हैं, जैसे त्योहार है, हमारे पास मिष्ठान है। तो इस तरह के शब्द जो चिर परिचित जो इंपॉर्टेंट शब्द रहे हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में बार बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुहावरे और लोकोक्तियाँ
और कहावतें। तो ये आप राजस्थान बोर्ड की किताब में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर लें, कोशिश करें पूरे आपको याद हो जाएं और वाक्य में प्रयोग आप इनका करना सीखें। वाक्य में प्रयोग स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो हिंदी में नंबर देते नहीं है एग्जामिनर्स। तो आप स्पष्टतः हिंदी जो वाक्य का प्रयोग है सब मुहावरे और लोकोक्तियों का वो आप करें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसमें पारिभाषिक शब्दावली। ये हमेशा इनमें से सवाल आते ही आते हैं, हर टॉपिक में से आपको सवाल मिलेगा, ऐसा नहीं कोई टॉपिक छोड़ा जाएगा, हर टॉपिक में सवाल आता है। पारिभाषिक शब्दावली में देखिए आपके पास एक नवीन हिंदी व्याकरण में और राघव प्रकाश में, दोनों के अंदर आपको जो कंटेंट है पारिभाषिक शब्दावली वाला वो अच्छे से दिया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है। आप धीरे 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 इनको लर्न करते रहें, अल्फ़ाबेटिकली लर्न करें। जो वर्ड्स आपको याद नहीं होते हैं उनको आप अलग लिख लें, अलग लिख कर उनको फिर जो याद नहीं हो रहे हैं उनको अलग, उनको पे टाइम खर्च करें, अच्छे से उनको याद करने की कोशिश करें। तो यहाँ से आप पारिभाषिक शब्दावली के शब्दों को याद कर लेंगे। ओल्ड पेपर्स आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। तो ये हमारे व्याकरण का है। व्याकरण में हम कोशिश करें कि 50 नंबर में से हम 45 मार्क्स के लगभग अपन आराम से ला सकते हैं यदि हम हर चीज़ अच्छे से तैयार करके जाते हैं। आप 40+ मार्क्स लेके आते हो तो आप एक अच्छा स्कोर गेन आगे कर पाते हो, कि कोशिश करो कि आप 45 तक जाओ इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड इसका पार्ट है वो है हमारे पास कंप्रेशन का पार्ट। तो कंप्रेशन वाले पार्ट के अंदर हम वो देखिए कि 3 चीज़ें हैं, एक तो संक्षिप्तीकरण हमारे पास रहता है, एक पल्लवन रहता है और एक हमारे पास पत्र वगैरह है। एक एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया है अनुवाद, जो हमें इंग्लिश से हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। तो इसके अंदर इंग्लिश में कई बार तो जो पैराग्राफ दिया होता है वो आसान होता है, तो हम इसे अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि एज इट इज़ हमें इंग्लिश से हिंदी के ट्रांसलेशन पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, उसकी भावनाओं के आधार पर हमें ट्रांसलेट करना है, ये ध्यान रखना है। एज इट इज़ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं चलना है, हमें थोड़ी भावनाओं को साथ में रखते हुए उसको आपको ट्रांसलेट करना। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 ऐसे पैरा का जब टेस्ट वगैरह के अंदर ट्रांसलेशन लिखेंगे तो आपको आइडिया इसका हो जाएगा। संक्षिप्तीकरण में ध्यान देखिए कि शब्दों का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें काफ़ी कम शब्दों के अंदर पूरे जो आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा जो गद्य दिया हुआ है उसका संक्षिप्तीकरण करना होता है। तो आप जो भी आपने शब्द युग्म वगैरह है, पर्यायवाची शब्द है, जो आपने व्याकरण में जो सीखा है वो सारी व्याकरण का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। और लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको जो 1/3 दिया हुआ है इसके अंदर, उतने वर्ड्स में आपको संक्षिप्तीकरण लिखना है। शीर्षक आपका यूनिक होता है तो आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलने की संभावनाएं रहती है। इसके बाद हमारे पास जो पल्लवन है, पल्लवन हमारे पास में लगभग 100 शब्दों का होता है, लेकिन कई बार इसके लिए 2 पेजेस भी दिए जाते हैं। तो एग्जाम में आप ध्यान रखें कि देखें पहले कितने पेज, कितना स्पेस हमें दिया हुआ है पल्लवन लिखने के लिए। 100-150 शब्दों में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अधिकतर कोई सूक्ति, काव्य या कोई प्रसिद्ध कथन वगैरह आते हैं। तो आप जो बुक्स वगैरह में आपको जितने भी दिए हुए हैं उन सब का अर्थ आपको पता हो और उसको आप एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से उससे अगर एलाबोरेट करते हैं तो आप उसको पल्लवन अच्छे से लिख पाते हो और अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं आपको। तो पल्लवन को ध्यान से देखना है अपन को, पल्लवन की प्रैक्टिस भी करनी है, कम से कम भी नहीं तो आप 8 से लेकर 10 जो सूक्तियाँ वगैरह या कुछ है उनकी आप पल्लवन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अर्थ आप बुक्स वगैरह में देख लीजिए, 2-4 का किताब में पढ़िए, उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। खुद से लिखने से ये होगा कि आप वहाँ पर किसी भी तरह का अगर कोई पल्लवन का कोई टॉपिक आता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। नेक्स्ट पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, 2 चीज़ें हैं, एक में पत्र लेखन है और एक में प्रारूप लेखन है। प्रारूप लेखन में केवल आपसे फॉर्मेट्स पूछे जाते हैं इन चारों चीज़ों के, विज्ञप्ति के, परिपत्र के, निविदा के और अधिसूचना के। जबकि पत्र लेखन में आपसे सामान्य कार्यालय पत्र लिखवाया जा सकता है, कोई कार्यालय आदेश जारी करवाया जा सकता है, कोई डीओ लेटर लिखवाया जा सकता है और कोई रिमाइंडर अनुस्मारक लिखवाया जा सकता है। तो आपको देखिए पत्र के अंदर हमें ध्यान रखना है हमेशा कि आपको हमेशा जो है पत्र के फॉर्मेटिंग पे बड़ा ध्यान देना है, क्यों लैंग्वेज और ये चीज़ें तो ज़्यादा मैटर, इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है। इसलिए आप सबसे पहले अच्छा फॉर्मेट तैयार करें पत्र का। हर पत्र में अलग फॉर्मेट होता है, कार्यालय पत्र लिखेंगे तो अलग फॉर्मेट होगा, कार्यालय आदेश लिखेंगे तो अलग फॉर्मेट होगा। तो जितने दिए हुए हैं 8 हैं, ये 8 के अलग फॉर्मेट होते हैं। 8 के फॉर्मेट को आप कोशिश करें, अगर याद नहीं होते हैं तो आप एक पेपर लेके इस तरह से उसके सेक्शन कर लीजिए और हर लेटर का फॉर्मेट एक बेसिक बिल्कुल एक ड्राफ्ट तौर पर आप मार्किंग कर लीजिए। उससे ये होगा कि आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन सा लेटर में कौन सी चीज़ होती है और कौन सी चीज़ कहाँ होती है और क्यों नहीं होती है। तो आप अच्छा फॉर्मेट एक लिख पाओगे। अच्छा फॉर्मेट तैयार करने के बाद उसका कंटेंट है, उसके लिए आप जो भी कंटेंट उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर या नहीं दिया हुआ है तो अपने अच्छे से 2-4 लेटर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंटेंट अंदर का लिख पाओगे। थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है लेटर्स के अंदर, ये ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा अनुवाद की बात मैंने कर ही ली। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है
20 नंबर का निबंध लेखन। निबंध लेखन एक्चुअली ये कोई निबंध तो नहीं है, तो 250 शब्दों में कोई अच्छा ऐसा कोई बड़ा निबंध नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जो निबंध है उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरली इसी तरीके के होते हैं, पर्यावरण वगैरह, टूरिज्म वगैरह, कोई आतंकवाद वगैरह, जैसा हम स्कूल्स में अगर देखते थे उसी तरह के टॉपिक होते हैं। ज़्यादा क्लिष्ट जो टॉपिक है वो आते नहीं हैं। तो आप अच्छे से जो निबंध की जो एक पूरी एक प्रारूप होता है उस तरीके से आप लिखने की कोशिश कीजिए। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका प्रस्तावना का उसकी थोड़ी भूमिका बनाइए, उसके बाद उसका अर्थ बताने की कोशिश कीजिए, फिर वो भूत में क्या था, पास्ट में वो चीज़ क्या थी, वर्तमान में वो चीज़ क्या है और भविष्य में उस चीज़ का क्या रूप हो सकता है, वो चीज़ें आप इसके अंदर कवर करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल्स जो हैं करंट के वो आप कीजिए। आप अपनी जो नॉलेज आपने जीके जीएस के पेपर्स में आपने गेन किए उस नॉलेज को आप यूज़ कीजिए। कोई सूक्ति उक्ति या इस तरह के कोई कथन है फेमस, कोई घटनाएं हैं वर्तमान की, उनको आप इसके अंदर अच्छे से शामिल कीजिए। और लास्ट में आपका जो समरी पार्ट है, उपसंहार जिसे हम बोलते हैं निबंध के अंदर, उसको आप एक बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। तो निबंध में आप आराम से 20 में से ये मान के चलिए अगर ये 12-13 नंबर प्लस लेके आते हैं तो एक अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 120 मार्क्स में से आप 80+ मार्क्स लेके रखने का आइडिया रखो, ताकि हमारे पास 200 नंबर का जो टोटल है उसमें हम 120+ चलते रहें। तो आप 80+ मार्क्स ला भी सकते हैं। 40+ मार्क्स आप व्याकरण में लाइए और 40+ मार्क्स आप जो बी और सी पार्ट है उसके अंदर लेके आने की कोशिश कीजिए, तो आप अच्छा स्कोर इसके अंदर खड़ा कर पाओगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इंग्लिश के पार्ट पे। देखिए हम अधिकतर हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी हैं तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर समस्या होती है, क्योंकि हम अच्छे से केवल 10 तक ही हिंदी पढ़ पाते हैं, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ पाते हैं, तो उसके बाद हमारा इंग्लिश से इतना लेना देना होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश का पार्ट है आपके पास, देखिए इसमें ग्रामर का पार्ट ज़्यादा नहीं है, 20 नंबर का है। बाकी आपके जो 60 नंबर का जो पार्ट है वो पार्ट आपके कंप्रेंशन का और अदर पार्ट ही है। तो ग्रामर के लिए हमें ये करना है, देखिए कि ग्रामर में हम जो हमारे टाइम की कोई ग्रामर की बुक वगैरह है, कोई अच्छी बुक आपने स्कूल कॉलेज टाइम में पढ़ी हो तो वो बुक आप ले सकते हैं। अदर कोई भी मार्केट में अवेलेबल बुक हो, कोई भी कंटेंट अवेलेबल हो, तो वो आप लेकर आप अच्छे से जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं ग्रामर के, इनको आप तैयार करें। इसमें क्या है कि देखो आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेज और कई बार मॉडल्स, और इन चीज़ों के क्या है कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं। 10 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उनके अंदर आपको करेक्ट करके दोबारा सेंटेंस लिखवाया जाता है, जिनमें एरर्स होती है आर्टिकल्स की, डिटर्मिनर्स की, प्रीपोजिशंस की, टेंसेज की, कई बार मॉडल्स की भी, कई बार मॉडल्स के अलग से भी सवाल आ जाते हैं। तो वह आपको इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसके लिए आप एसएससी सीजीएल वगैरह के जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरएस के ओल्ड पेपर्स देख सकते हैं किस लेवल तक के पूछते हैं इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा वॉइस और नरेशन, इनके सवाल अलग से भी पूछे जाते हैं कई बार इनके अंदर भी शामिल कर लिया जाता है 10 सेंटेंसेज में, लेकिन कई बार अलग भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो वो आप अच्छे से जितने भी इसके तरीके होते हैं एक्टिव पैसिव के और नरेशन के, जितने भी इसमें अलग अलग जो इंडिविजुअल वो बने होते हैं सेक्शंस, उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, किस तरीके से सेंटेंस आ सकते हैं। और ये जो चीज़ें सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज, ये हैं आपके याद करने की चीज़ें। ये जैसे हमने एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, शब्द युग्म और पर्यायवाची याद किए, उसी तरीके से इनको आपको लर्न करना है, उसी तरीके से याद करना है। जो भी आप एक बुक ले रहे हो अच्छा जिसमें कंटेंट हो, उनमें जितने याद हो सके उतने याद करने की आप कोशिश कीजिए। ये याद करने इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्हीं को हम यूज़ करेंगे हमारे कंप्रेंशन पार्ट में, ताकि हमारे को अच्छे मार्क्स मिल सके। देखिए जैसे हमारे पास एक तो अनसीन पैसेज आएगा, तो ये हम करते आए हैं आज से पहले भी, तो आप इसको अच्छे से 10-5 अनसीन पैसेज को लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन उनके अंदर होता है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो किसी वर्ड से रिलेटेड होता है, उसको भी कोशिश कीजिए। कई बार आसान होते हैं तो हम कर पाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत उसमें आती नहीं है। ट्रांसलेशन जो 5 सेंटेंसेस का आता है, ये कई बार हमारे पास बड़ा एक मुश्किल विषय, एक मुश्किल टॉपिक मानते हैं इसको अपन। इसमें होता ये है कि हम 5 सेंटेंस को कभी अच्छे से जो ट्रांसलेशन है वो कर नहीं पाते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर न भी कर पाएँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना हमें आता है आप उतना करके आएँ, लेकिन इसमें जितना हम समय ख़राब करें तैयारी करने के लिए, उससे ज़्यादा समय आप अन्य जो टॉपिक हैं उनमें लगा सकते हैं, जहाँ आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस तो कीजिए, सेंटेंस, टेंसेज वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़िए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे हो पाए उतना आप
कीजिए। प्रिसाइज राइटिंग उसी तरीके से जैसे हमने संक्षिप्तीकरण किया था वही तरीका है यहाँ पर। तो आप नहीं तो प्रेसिज राइटिंग जैसे संक्षिप्तीकरण है उसी तरीके से आप करें। 1/3 वर्ड के अंदर ये भी करना होता है। तो अच्छा शीर्षक चुनें, आप अच्छा से जो लैंग्वेज है उसको सेट करके आप अच्छे से लिखने की कोशिश करें। जो सी पार्ट है आपका कंपोजिशन का पार्ट और लेटर राइटिंग का पार्ट। सबसे पहले इसमें लेटर राइटिंग की बात करें अपन तो लेटर और रिपोर्ट दोनों में से एक आएगा तो आप लेटर तैयार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर जैसे फॉर्मेट्स हमने वहाँ तैयार किए थे हिंदी में उसी तरीके से इंग्लिश के भी 1-2-4 फॉर्मेट हैं, वो अलग अलग आप तैयार कर लें। कई बार बिजनेस लेटर होते हैं, कई बार रिक्रूटमेंट के लेटर हैं, कई बार हमारे अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट का लेटर होता है, कंप्लेंट के लेटर होते हैं। इस तरीके से जो लेटर हैं आप उनको अलग अलग उनके फॉर्मेटिंग तैयार कर लें। लैंग्वेज कुछ सेट लैंग्वेज होती है वो आप अच्छे से तैयार कर लें। और इसी तरीके से आप कोई थीम है और पैराग्राफ राइटिंग है। कोई भी टॉपिक्स आते हैं करंट के, कई बार टॉपिक इश्यूज इसमें दिए जाते हैं, उनमें हम करंट का पुट डाल सकते हैं। कुछ थीम है, कुछ ऐसे कुछ लाइंस होती है उनके ऊपर कई बार उसका एलोब्रेशन करवा लेते हैं जैसे हम पल्लवन करते हैं। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं। हम कुछ अच्छे तरीके से इनको लिखने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके अंदर क्या कीजिए कि कुछ हमने सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब्स और जो हमने ईडियम्स याद किए। तो फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स, उन फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स में से आप 10-10 छांट लीजिए जिनका हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। 10 ईडियम्स छांट लीजिए, 10 फ्रेजल वर्ब छांट लीजिए और उनका प्रयोग आप ज़बरदस्ती अपने पैराग्राफ के अंदर और लेटर के अंदर करें जहाँ वो सूटेबल हो। जब आपको याद होएगी तो आप उनका यूज कर पाएंगे। जैसे लेटर के अंदर हम लिखते हैं कि हमने कंप्लेंट की इन ब्लैक एंड वाइट, तो इस तरीके से हमने जब ये याद कर लिया तो लेटर के अंदर एक ही लेटर आएगा तो हम यूज़ कर सकते हैं इन ब्लैक एंड वाइट हमने कंप्लेंट की। तो इस तरह से हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे 10-10 ईडियम्स आप एक कागज़ पर लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते टाइम जब आप पैराग्राफ और थीम वगैरह लिखें उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। कोई बुक वगैरह है तो उसमें आप पैराग्राफ या कोई थीम है उसका जो हिंदी में इंग्लिश के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, एक आपको आइडिया मिल जाएगा और अपनी लैंग्वेज सेट करके अपने जो सेंटेंस बनाकर आप उनको लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से यदि हम इसमें 40+ मार्क्स लेके आते हैं इंग्लिश के अंदर तो हमारे पास लगभग हम 120+ मार्क्स पे चले जाते हैं टोटल के अंदर। तो एक 120+ मार्क्स 4th पेपर के अंदर एक अच्छा स्कोर माना जाता है जो आपके टोटल मार्क्स को भी एक अच्छे से एक बूस्ट करता है पूरे टोटल स्कोर को। तो इस तरीके से आपका जो पेपर 4 है वो एक बहुत ही कंसर्निंग पेपर माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें और इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें याद करने की हैं उनको तो आप अभी से डेली आधा 1 घंटा यदि आप देते हैं हर सब्जेक्ट को, हिंदी या इंग्लिश को, तो आप उन चीज़ों को याद करते रहें। जैसे अभी से पर्यायवाची वगैरह आप याद करते चलें, शब्द युग्म वगैरह याद करते चलें। तो बाद में क्या होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का तो उस समय, क्योंकि प्री में तो है नहीं, तो मेंस के टाइम जब आप इनको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद सी लगेगी। केवल एक बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। उस टाइम अदर सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से टाइम दे पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो सब्जेक्ट में आपको और चीज़ें जो याद नहीं हो रही है उनको याद करने का मौका भी आपको मिल पाएगा। धन्यवाद।